So, hello everybody, welcome to the day fourth of economic anthropology. So, in the day third, जैसे आपने जो है वो शेड्यूल देखा ही होगा. सो डे थर्ड के अंदर जो है वो आपके पास इन द डे थर्ड यू हैव किनशिप. आपके पास जो है वो किनशिप आ जाता है. एंड द डे फोर्थ बेसिकली आपके पास जो है वो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो आ जाती है. ठीक है. सो एंड इवेंचुअली इट मूव्स डाउन. ठीक है. एंड देन आपके पास जो है इन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी हमने जो है वो पिछली क्लास के अंदर और पिछली वीडियो के अंदर जो है हमने ये देखा था दैट व्हाट आर द थीम्स, कि कौन कौन से जो थीम्स हैं वो पढ़े जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल द T1, the first theme that we have already done, it was the substantivist and formalist system. फिर आपके पास सेकंड थीम आता है means of exchange. फिर आपके पास जो है वो थर्ड थीम आता है. इन द थर्ड थीम you have the modes of production in the primitive economies. फिर आपके पास जो है वो चौथा थीम आ जाता है जिसके अंदर आप जो है वो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का जो स्कोप है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो. इन दीज फोर थीम्स, इन चार थीम्स के अंदर जो है वो आप इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो कवर करोगे. अगेन a very important information for you. If you want to download the PDF file, you can go to the O2IS Academy. आप O2IS Academy के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पे जो है वो आप स्टोर सेक्शन के ऊपर जाइए. स्टोर सेक्शन में जो है वो आपको ये जो कोर्स है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा. फिर आप जो है वो रिसोर्स सेक्शन के ऊपर जा सकते हैं. रिसोर्स सेक्शन को आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे जो है वो आपको ये जो फाइल है वो आपको मिल जाएगी. ठीक है. चलिए हम जो है वो थीम को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और आपका जो आज का थीम है दैट इज़ द मोड्स ऑफ एक्सचेंज. मोड्स ऑफ एक्सचेंज. कार्ल पोलयानी ने 3 तरह के मोड्स ऑफ एक्सचेंज की जो है वो आपके पास बात की है. ये मोड्स ऑफ एक्सचेंज कौन कौन से हैं? आपके पास रेसिप्रोसिटी, दूसरा है आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है आपके पास मार्केट एक्सचेंज. रेसिप्रोसिटी को कार्ल पोलयानी ने अगेन जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करके रखा है. 3 आपके पास रेसिप्रोसिटीज़ कौन सी हैं? जनरल रेसिप्रोसिटी, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी और फिर आपके पास जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी आ जाती है. तो 3 तरह की आपके पास जो है वो ये रेसिप्रोसिटीज़ जो हैं वो आती हैं. फिर आपके पास जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. तो आपके पास जो है देन यू हैव दी मार्केट एक्सचेंज सिस्टम. मार्केट एक्सचेंज सिस्टम, रीडिस्ट्रीब्यूशन और रेसिप्रोसिटी, इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो आपके पास करेंसी की बात की जाती है कि आपके पास जो है वो मोड्स ऑफ एक्सचेंज के, आपके पास जो है वो एक्सचेंज कंडक्ट करने का जो एक प्रिंसिपल है वो क्या है. तो उसके अंदर 2 प्रिंसिपल्स की बात होती है. एक तो है कि आप करेंसी के अंदर जो है वो कुछ मोड ऑफ एक्सचेंज जो है वो अपना कंडक्ट करवा सकते हो. दूसरी चीज़ है आप जो है वो बार्टर सिस्टम के अंदर जो है वो अपना मोड ऑफ एक्सचेंज जो है वो कंडक्ट करवा सकते हो. तो आपके पास जो बार्टर सिस्टम है इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वो 2 पार्ट्स में जो है वो उसको बार्टर सिस्टम को जो है वो डिवाइड किया गया है. वन इज़ दी जनरल बार्टर, एक जो है वो आपके पास जनरल बार्टर है और दूसरा है आपके पास जो है वो साइलेंट बार्टर. 2 तरह के जो है वो आपके पास बार्टर सिस्टम जो हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर जो है वो काम करते हैं. ठीक है. तो ट्रेड के अंदर जो है वो 2 तरह के बार्टर सिस्टम्स की जो है वो बात की जाती है. ठीक है. तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं, हम जो है वो बात करने वाले हैं. इसी के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो सेरेमोनियल एक्सचेंज के बारे में जो है वो आपके पास जो है वो बात की जाएगी. ठीक है. फिर उसके बाद जो है वो मोड्स ऑफ एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू कार्ल पोलयानी, साहलिन एंड सर्विस, उन्होंने जो है अलग अलग तरह के मोड ऑफ एक्सचेंज को जो है वो स्टडी किया है.
तो पोलियानी ने जो है वो 3 तरह के मोड ऑफ एक्सचेंज को जो है वो स्टडी किया है, कार्ल पोलियानी ने। आपके पास रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट एक्सचेंज। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो लोर्ना मार्शल ने रेसिप्रोसिटी को स्टडी किया है कुंग्स के अंदर। ठीक है, तो कुंग्स के अंदर लोर्ना मार्शल जो है वो रेसिप्रोसिटी को इस तरह से समझाती हैं कि आपके पास जो है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के जो है वो 5 बैंड्स के बीच में एक जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी जो है वो चलती रहती है। होता क्या है कि आपके पास जो कुंग्स सोसाइटीज़ हैं, कुंग सोसाइटीज़ जो हैं वो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ हैं। तो लोर्ना मार्शल ने एक जो है वो आपके पास एक थ्योरी दी है कि इनके अंदर आपके पास ये जो आपके पास हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ होती हैं, इनके अंदर ये जो जनरलाइज रेसिप्रोसिटी है ये इतनी पॉपुलर क्यों होती है? क्योंकि आप बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी या नेगेटिव रेसिप्रोसिटी उन केसेस में आप अज्यूम कर सकते हो जहाँ पे आपको किसी तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो दिखाई दे। अब यहाँ पे अब अगर आप इन सोसाइटीज़ के अंदर बात करो तो यहाँ पे कोई प्रॉपर प्रेडिक्टेबिलिटी है नहीं। ठीक है, तो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ के अंदर आपके पास कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि आपको जो है वो फूड मिल जाए और हो सकता है कि आपको जो है वो फूड ना मिले। दोनों चीज़ों की जो है वो आपके पास जो है वो देर आर बोथ ऑफ द थिंग्स दे आर पॉसिबल। तो आपके पास जनरलाइज रेसिप्रोसिटी है कि आज के टाइम के ऊपर अगर आपके पास ज़्यादा भोजन है, अगर आपके पास आज जो है वो आपको अच्छी हंटिंग मिली है, तो आप जो है वो बिना किसी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के जो है वो अपना भोजन जो है वो किसी दूसरी ट्राइब के अंदर जो है वो दे आते हो, दूसरे बैंड के अंदर जो है वो दे आते हो। तो आपके पास कुंग्स के अंदर जो है वो 5 बैंड्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 5 बैंड्स इन द कुंग ट्राइब। तो बिना किसी गिफ्ट के एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी और चीज़ के जो है वो आप जो है वो अपना जो है वो फूड शेयर कर लेते हो। ठीक है, सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी। सिमिलरली आपके पास जो मीट डिस्ट्रीब्यूशन है बुशमैन के अंदर, वो भी जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी के अंदर होता है। बस फ़र्क इतना है कि जो आपके पास कुंग्स हैं उनके पास जो उनका भोजन है, उनका जो मीट है वो बाहर की जो बैंड है उसके अंदर जा रहा है। जो आपके पास बुशमैन ऑफ कालाहारी हैं, इन बुशमैन ऑफ कालाहारी के अंदर जो है जो आपका भोजन है वो आपके पास जो है वो ट्राइब के अंदर ही रह रहा है। ठीक है, इट इज़ इनसाइड द ट्राइब, वो जो है वो आपके पास बैंड के अंदर ही रह रहा होता है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो मीट डिस्ट्रीब्यूशन बुशमैन का जो है उसका स्कीम कुछ और है, और आपके पास जो है वो आपके पास जो कुंग्स का जो है वो मीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्कीम है वो कुछ और है। बट बोथ ऑफ देम दे फॉल इनटू द जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी। सो बेसिकली कालाहारीज़ के अंदर क्या होता है कि आप अगर लेट से कालाहारीज़ के मेहमान भी हो तो बिना किसी इच्छा के जो है वो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जो है वो आपको जो है वो मीट दे दिया जाएगा, आपको भी जो है वो बढ़िया खाना जो है वो खिलाया जाएगा। अगर लेट से कोई घर पे पड़ा रहता है उसको भी जो है वो खाना खिलाया जाएगा। और ये जो रेसिप्रोसिटी है ये आपके सोशल बॉन्ड्स को जो है वो स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, सो ये रेसिप्रोसिटी हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़ के अंदर भी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी के अंदर भी पाई जाती है ताकि आपके पास जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे बन सकें। ठीक है, तो जब आपके पास हॉर्टिकल्चरिस्ट एक्टिविटी जब आपके पास एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ के अंदर जब आपके पास हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी वगैरह जो है नष्ट हो जाए तो उसके अंदर जो है वो आपके पास एक कोई और लोग जो हैं वो आपकी सहायता के लिए बने रहें। ठीक है, तो आपके पास अगली रेसिप्रोसिटी है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी। बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी के अंदर, जैसे बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी के अंदर आपके पास जो है वो बार्टर सिस्टम को भी हम जो है वो स्टडी करते हैं। सो बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी के अंदर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं बगाड़ाज का, टोडाज का, कोटाज का, कुरुम्बाज का। चाहे आपके पास बगाड़ा हैं, टोडा है, कोटा है, कुरुम्बा हैं, तो इनके अंदर एक बार्टर सिस्टम चलता रहता है। बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है कि अगर आपने आज जो है वो कुछ लिया है तो आपको जो है वो आगे चल के जो है उसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, उसको जो है वो देना पड़ेगा। ये होता है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी। ठीक है, तो आपके पास जो टोडाज हैं वो कौन कौन है? टोडाज दे आर दी पेस्टोरल्स।
बगाड़ास दे आर दी एग्रीकल्चरिस्ट, वो जो है वो आपके पास एग्रीकल्चरिस्ट हैं। कोटास जो हैं वो आपके पास जो है वो म्यूज़िक बनाते हैं, ठीक है। और आपके पास जो क्रुम्बाज हैं वो जो हैं वो आपके पास सॉसरी वगैरह जो है वो करते हैं, ठीक है। टोडास जो हैं वो आपके पास पेस्टोरल्स हैं, वो जो है वो आपके पास मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। जो बगाड़ास हैं दे आर एग्रीकल्चरिस्ट, वो जो है वो आपके पास अनाज प्रोड्यूस करते हैं। जो कोटास हैं वो आपके पास म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। जो क्रुम्बास हैं वो जो है वो आपके पास जो है वो सॉसरी वगैरह जो है वो बनाते हैं, सॉसरी वगैरह जो है परफॉर्म करते हैं। अब इस ये जो इकोसिस्टम है इट इज़ इन दी नीलगिरी फॉरेस्ट, ये आपके पास जो है वो नीलगिरी फॉरेस्ट के अंदर है या फिर नीलगिरी माउंटेन्स के अंदर है। तो टोडास जो हैं वो मिल्क का प्रोडक्शन करेंगे, मिल्क बगाड़ास को दे देंगे, बगाड़ास जो हैं वो अपना अनाज जो है वो टोडास को दे देंगे। बगाड़ास जो हैं वो कोटास को, अगर लेट से उनके बगाड़ास के घर में कोई शादी ब्याह है तो बगाड़ास जो हैं वो कोटास को बुलाएंगे कि आप जो है वो हमारे यहाँ पे आइए और कुछ परफॉर्मेंस दीजिए अपनी। तो जो आपके पास कोटास हैं वो खूब परफॉर्म करेंगे उनके घर में जाके, ठीक है। अगर लेट से किसी तरह की सॉसरी वगैरह उन्होंने करनी है, कोई आपके पास कुछ सेरेमनीज वगैरह हैं, तो पहले कुछ सॉसरी वगैरह उनसे परफॉर्म करवानी है कुरुम्बा से, तो बगाड़ास के घर में जो है वो सॉसरी परफॉर्म कुरुम्बा करेगा, फिर उसके बाद कुरुम्बास को जो है उसको जो है वो कुछ अनाज वगैरह जो है वो दे दिया जाएगा। बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, ठीक है। तो ये इट इज़ द पार्ट ऑफ द बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी। बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है कि जो आपके पास रेट्स हैं, रेट्स जो हैं वो किसने फिक्स कर दिए, वो आपके पास जो है वो कल्चरली वो जो है वो फिक्स हो गए हैं। अब इन रेट्स के ऊपर जो कि कल्चरली फिक्स हो चुके हैं, जो बार्टर कल्चरली जो है वो फिक्स हो चुका है, उसके ऊपर जो है वो बिना किसी मोल भाव किए हुए आपको जो है वो पेमेंट्स होंगी। जब मोल भाव की बात आ जाती है तब आपके पास जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी बनना शुरू हो जाती है। नेगेटिव रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है कि व्हेन यू ट्राई टू बार्गेन, जब आप बार्गेन करने की कोशिश करते हो, तो जब आप बार्गेन करने की कोशिश करते हो इसका मतलब क्या है, दैट यू इंटेंड टू हैव प्रॉफिट, आप जो है वो प्रॉफिट गैदर करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर इंटेंडिंग टू हैव प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, दूसरे के एक्सपेंस से आप जो है वो प्रॉफिट गेन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी के अंदर आपके पास जो प्रॉफिट है वो आपके पास जो है कीवर्ड जो है वो बन जाता है। तो साहलिन और सर्विस कहते हैं कि आप अच्छा एक्सचेंज जो है वो लेने की कोशिश करते हो, यानी कि आपको जो है वो अच्छा भाव मिल जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो पाए, ठीक है। तो दूसरे के एक्सपेंस से जब आप प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हो तो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी आ जाती है। सो हॉनिगमैन कहते हैं दैट द रिलेटिव वैल्यू इट इज़ कैलकुलेटेड डिस्पाइट एन आउटवर्ड शो ऑफ इनडिफरेंस, शार्प ट्रेडिंग इज़ मोर द रूल, एक काफ़ी शार्प ट्रेडिंग जो है वो की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नवाहोज़ के अंदर जो है वो हम देख सकते हैं, नवाहोज़ जो हैं वो आपके पास जो वाइट्स उनसे जो सामान ख़रीदने आते हैं, जो सफ़ेद कलर के लोग जो हैं वो उनसे सामान ख़रीदने आते हैं, उनको ज़्यादा रेट जो है वो सुनाते हैं। जब उनको ज़्यादा रेट सुनाया जाता है, नवाहोज़ जब उनको ज़्यादा प्राइस कोट करते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि आपके पास जो नवाहोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट है वो जो है वो लेने की कोशिश करते हैं, बेटर डील जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास थेफ्ट्स आ जाते हैं, रेड्स आ जाते हैं, जैसे दिनकाज के अंदर अगेन यू आर ट्राइंग टू गेन प्रॉफिट, दिनकाज जो है वो थेफ्ट करते हैं, रेड्स करते हैं। नुएड्स के अंदर भी रेड्स काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। तो दिनकाज जो हैं वो कुछ थेफ्ट्स करते हैं, रेड्स करते हैं। तो रेड्स का आपके पास मतलब क्या है कि यहाँ पे दे आर ट्राइंग टू गेन मोर प्रॉफिट, वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, वो जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, सो दैट they get better exchange on the expense of others, बाकियों के एक्सपेंस के ऊपर जो है वो उनको अच्छा जो है वो रेट मिल जाए, अच्छी जो है वो एक्सचेंज मिल जाए। फिर उसके बाद आपके पास आता है सेरिमोनियल एक्सचेंज, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। सेरिमोनियल एक्सचेंज के अंदर आपके पास जो है जब
बर्थ्स हैं, जब आपके पास रिचुअल्स हैं, जो मैरिज है, जब आपके पास कोई किसी की डेथ हो गई, तो और आपके पास जो है देर आर सर्टन फंक्शंस, या फिर आपके पास जो है वो कुछ त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो उन फेस्टिवल्स के अंदर, उन त्योहारों के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो सेरिमोनियल एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, सेरिमोनियल एक्सचेंज के अंदर जो है वो आपके पास कुछ सेरिमोनियल चीज़ें जो है वो उनको एक दूसरे से जो है वो एक्सचेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द कुला रिंग। सेरिमोनियल एक्सचेंज के अंदर आपके पास देर आर सर्टन क्राइटेरियाज, आपके पास जो है वो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं सेरिमोनियल एक्सचेंज के। वो क्राइटेरियाज क्या क्या हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास पहला क्राइटेरिया है कि जो गुड्स हैं, जो आपके पास गुड्स हैं वो जो है वो नॉन यूटिलिटेरियन होगी। नॉन यूटिलिटेरियन का अर्थ क्या है कि उसकी यूटिलिटी कोई ज़्यादा जो है वो नहीं होगी गुड्स की। दूसरी चीज़, आपके पास जो है वो पीरियोडिसिटी जो है वो इनके अंदर देखी जाती है एक तरह से। ठीक है, एक पीरियोडिसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है वो एक महीने के बाद, एक साल के बाद जो है ये एक्सचेंज जो है वो की जाती है, जैसे आपके पास कुला रिंग। ठीक है, और इस जब ये एक्सचेंज की जाएगी तो एक्सचेंज के साथ जो है देयर विल बी सर्टन मैजिको रिलीजियस सेरेमनीज़, कुछ इसी के साथ जो है वो कुछ मैजिको रिलीजियस सेरेमनीज़ जो हैं वो इनके साथ परफॉर्म की जाती हैं, इस एक्सचेंज के साथ परफॉर्म की जाती है। इस एक्सचेंज के अंदर जो है वो आपके पास प्रॉफिट का सेंस जो है वो नहीं होता। देयर इज़ नो सेंस ऑफ प्रॉफिट, बट ऑन लार्ज देयर इज सेंस ऑफ सोशल बॉन्डिंग। सोशल बॉन्डिंग का जो है वो एक सेंस रहता है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? जो आपके पास पांचवी चीज़ है इसके अंदर वो ये है दैट इट इज़ मैंडेटरी। ये आपके पास जो है वो मैंडेटरी होती है। अगर आपके पास सोसाइटी इसको जो है वो फॉलो ना करे, देयर आर नेगेटिव सैंक्शंस दैट आर अप्लाइड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी जो है वो नेगेटिव सैंक्शंस लगाती है, आपको रिडिक्यूल करेगी, तो इस तरह से जो है वो आपको नेगेटिव सैंक्शंस लगा जो है वो झेलने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये जो हैं वो आपके पास 5 बेसिक जो है वो चीज़ें होती हैं जो आपके पास सेरिमोनियल एक्सचेंज सिस्टम्स के अंदर जो है वो देखी जाती हैं। सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि जो गुड्स हैं वो नॉन यूटिलिटेरियन पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो एक पीरियोडिसिटी के बाद या फिर किसी फेस्टिवल्स वगैरह के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो कुछ ये सेरेमनीज़ वगैरह जो है वो परफॉर्म की जाती है। फिर उसके बाद आपके पास जो मैजिक सेरेमनीज़ वगैरह जो हैं वो इसके साथ जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। फिर आपके पास जो सोशल बॉन्ड है वो इसके साथ जो है प्रेसिडेंस ले लेते हैं। एंड देन आपके पास जो है वो दे आर मैंडेटरी, ये मैंडेटरी होती हैं। ठीक है, तो अगर जो है वो आप सेरिमोनियल एक्सचेंज का पार्ट नहीं बनते हो तो आपके ऊपर जो है वो नेगेटिव सैंक्शंस जो हैं वो लगाई जाती हैं। फिर आपके पास अगला आता है कुला सिस्टम। कुला सिस्टम के अंदर मलिनोस्की ने अपनी किताब लिखी है द आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। इन द आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922 के अंदर जो है वो कुला रिंग को समझाते हैं। आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर वो कहते हैं कि आपके पास 2 तरह के कुला हैं। तो जो आपके पास ये ट्रोब्रियन आइलैंडर्स हैं, इन मलिनोस्की ने कहा है कि इनके जो आइलैंड्स हैं वो सर्कुलर शेप के अंदर हैं। ठीक है, तो कुला रिंग ये सर्कुलर शेप है, एक रिंग का फॉर्मेशन ये जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो कुला रिंग, तो आपके पास जो है वो 2 तरह का कुला होता है। एक होता है इंटर आइलैंड कुला और एक होता है आपके पास आइलैंड कुला। इंटर आइलैंड कुला जो है वो उसके अंदर जो है वो मेल्स जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, और आपके पास जो आइलैंड कुला है, आइलैंड कुला के अंदर दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों जो हैं वो आपके पास जो है वो रहते हैं। मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो दोनों रहेंगे आइलैंड कुला के अंदर। फिर उसके बाद कुला एक्सचेंज जो है वो किस तरह से जो है उसकी सेटिंग किस तरह से होती है। देखिए, जो आपके पास पॉलिनेशियन आइलैंड्स हैं वो सर्कुलर मैनर में जो है वो अरेंज्ड हैं। 2 तरह के आपके पास जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं इनके अंदर। एक को कहा जाता है बोहोवन और दूसरे होते हैं दोहू।
जो आपके पास बोहवन है, बोहवन का मतलब क्या है, दोज हु हैव द रिलेशनशिप विद द आउटसाइड कम्युनिटी। ठीक है, मतलब जो होस्ट हैं उनको जो है वो बोहवन कहा जाता है, और जो आपके पास दोहू है, दोहू जो है वो बाहर वाली आइलैंड से आ रहा है, उसको जो है वो दोहू कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स का जो है वो ये जो है वो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक्सचेंज के अंदर आते हैं। पहला है आपके पास सुलावो और दूसरा है मवाली। आपके पास जो सुलावो है वो क्लॉकवाइज मूव करता है, और जो मवाली है वो आपके पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है। ठीक है, आपके पास सुलावो जो है वो क्या मूव करता है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, और मवाली जो है वो आपके पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करता है। ये है आपके पास मवाली और ये है आपके पास सुलावो। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मूवमेंट होता है। तो आपके पास जो है वो एक जो आपके पास दोहू है वो बोहवन के पास जाएगा, सुलावी उसको देगा, मवाली जो है वो वापस ले आएगा। मवाली जो है वो जब जैसे फॉर एग्जांपल वो इस तरह से गया, ठीक है, जो सुलावो देने के लिए, वो मवाली लेके जो है वो वापस आ गया, तो मवाली लेने के लिए कोई और आएगा, तो इस तरह से मवाली जो है वो आपके पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता जाएगा, सुलावो जो है वो आपके पास जो है वो क्लॉकवाइज मूव करता जाएगा। सुलावो का मतलब क्या है कि आपके पास लाल शेल्स का एक नेकलेस होता है, मवाली जो है वो आपके पास वाइट ब्रेसलेट होता है। ठीक है, कुला वॉयज, अगेन मैंने जो है वो इस चीज़ को समझाया है कि आपके पास 2 साल के अंदर जो है वो कुला वॉयज जो है वो कंप्लीट होता है। जब कुला वॉयज स्टार्ट हो रहा होता है तो बहुत मेटिकुलसली जो है वो आपके पास बहुत बड़ी जो मैजिक सेरेमनीज़ हैं, जो रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं, वो जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। और कुला का जो प्रिंसिपल है वो ये है, वंस इन कुला ऑलवेज इन कुला। जो एक बार कुला का हिस्सा बन गया वो हमेशा जो है वो कुला का हिस्सा रहेगा। तो आपके पास कुला पार्टनर जो है वो 2 तरह के हैं, दे आर 2 टाइप्स ऑफ कुला पार्टनर्स। फ्रॉम वन रिसीव मवाली, और जो है वो सुलावो देता है, दूसरा जो है वो सुलावो देता है और मवाली जो है रिसीव करता है। दोनों जो है वो आपके पास जो है वो विपरीत डायरेक्शन के अंदर जो है वो चलते रहते हैं। ठीक है, सो आफ्टर एक्सचेंज द कुला आइटम्स गमवाली इट इज़ परफॉर्म्ड। गमवाली के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो आपके पास कुछ कमर्शियल आइटम्स को जो है वो नॉन कुला किन्स के साथ जो है वो बेचा जाता है, और कुछ आपके पास जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो है वो कुछ इसके अंदर जो है वो चीज़ों को बेचा जाता है। ठीक है, गमवाली के बाद जो है वो आपके पास पार्टीज जो हैं वो वापस चली जाती हैं अपने अपने घर के अंदर। सो आपके पास generally object it for the general it object for the object it takes 10 years, 10 साल लगते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने पिछला जो है वो 2 साल बोल दिया था, एक्चुअली 2 साल जो है वो एक इंसान जो है 2 साल के लिए अपने पास कुला का आइटम रख सकता है। 2 साल के अंदर अंदर उसको जो है वो वॉयज जो है वो कुला आइटम जो है वो आगे देना होता है। सो जनरली जो है वो एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए, चक्कर कंप्लीट करने के लिए वो जो है वो 10 साल लगाता है। ठीक है, और एक आपके पास जो कुला आइटम जो है आपके पास रहेगा वो जो है वो आपके पास जो है वो 2 साल के अंदर 2 साल के लिए जो है वो आपके पास जो है वो रहता है। अगर होस्ट ने वायलेट किया किसी रूल को, सो ही हैज़ टू फेस द गॉसिप्स एंड रिडिक्यूल, तो उसको जो है वो कुछ गॉसिप्स को, कुछ रिडिक्यूल्स को जो है वो फेस करना पड़ जाता है। ठीक है, सो द क्वेश्चन ऑफ टुडेज, आज का जो है वो आपके पास क्वेश्चन क्या बनता है। ठीक है, बाकी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है वो हम आगे चल के जो है वो अगली वीडियो के अंदर जो है वो करेंगे। सो द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इट इज एक्सप्लेन कुला ring as ceremonial exchange. This question carries 15 marks. ठीक है, सो प्लीज़ राइट डाउन दिस क्वेश्चन, इसको जो है वो आप लिखिए एंड यू कैन सेंड इट
ऑन दिस नंबर, आप इस नंबर के ऊपर इस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, पहले जो है वो आपको बताना है कि सेरेमोनियल एक्सचेंज होता क्या है, कि जो आपके पास नॉन कमर्शियल नेचर का एक्सचेंज किया जाता है बर्थडेज़ के अंदर, डेथ सेरेमनीज़ के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो आपको किया जाता है, वो जो है वो आपके पास सेरेमोनियल एक्सचेंज होता है। फिर आप जो है सेरेमोनियल एक्सचेंज के जो मैंने ऑलरेडी 5 फीचर जो हैं वो बता रखे हैं, उन फीचर्स को लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन कमर्शियल आइटम्स हैं, सो कुला के अंदर भी आपके पास जो है नॉन कमर्शियल आइटम्स होती हैं। कौन कौन सी होती है, गमवाली होता है, सॉरी आपके पास जो है वो आपके पास सुलावो होता है और मवाली होता है, दे आर नॉन कमर्शियल आइटम्स। फिर उसके बाद पीरियोडिसिटी के बाद होता है 2 साल आप जो है वो कुला रख सकते हो, उसके बाद जो है वो आपको जाना पड़ता है। एक कुला 10 साल के अंदर जो है वो आपके पास वापस आ जाता है। फिर उसके बाद मैजिको रिलीजियस सेरेमनीज़ परफॉर्म की जाती है। यहाँ पे भी जो है वो गमवाली वगैरह के अंदर भी जो है वो गमवाली के बाद भी जो है वो कुछ पहले भी कुछ जो है वो मैजिको रिलीजियस सेरेमनीज जो हैं वो इसके अंदर जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास सोशल सैंक्शंस, ठीक है, तो सोशल सैंक्शन जो है वो लगाए जाते हैं। अगर आपने जो है वो कुला की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफ़िल नहीं की तो आपके ऊपर जो है वो कुछ हाईली जो है वो कुछ सोशल सैंक्शंस जो है वो आपके ऊपर जो है वो लगाए जाएंगे। एंड जो इसके अंदर जो रैशनल है, इट इज़ टू फॉर्म दी सोशल बॉन्ड। तो आपके पास मलिनोस्की कहते हैं कि कुला के अंदर जो है जो रैशनल है वो कमर्शियल नहीं होता है। ये इसलिए होता है कि जो इंटर आइलैंड जो लोग हैं वो एक दूसरे को जो है वो जान सके, उनका जो एक सोशल बॉन्ड है वो बना रह सके। तो उसके सोशल बॉन्ड के बनाने के चलते जो है वो आपके पास एक आइलैंड से लोग जो है वो दूसरे आइलैंड जाते हैं, ताकि उनका जो एक उनका जो सोशल बॉन्ड है, एक सोशल नेचर का जो उनका बॉन्ड है वो आपके पास जो है वो बना रह सके। ठीक है, देन आपके पास इसका जो है वो यू कैन राइट द कंक्लूजन, आप इसका जो है कंक्लूजन लिख सकते हो। इधर यू कैन राइट अबाउट ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा, कि आपके पास ऐसे जो कमर्शियल एक्सचेंजेस हैं वो प्रेसिडेंस ले रहे हैं, और आपके पास ये जो आपके पास सेरेमोनियल एक्सचेंजेस हैं वो आपके पास जो है वो नीचे रह जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट दी कंक्लूजन। इस तरह से आप जो है वो चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सो तो जो भी आपने सवाल लिखना होता है, कुछ भी आपने जो है वो चीज़ों को लिखना होता है, दिस इज़ हाउ यू शुड राइट। इस तरह से आपको जो है उन चीज़ों को लिखना होता है। पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए उस चीज़ को, फिर उसके बाद जो है वो आप उस चीज़ के जो फीचर्स हैं उनको लिखते जाइए। फिर उसके बाद जो है वो उन फीचर्स के जो एग्जांपल्स जो आपको मिल रहे हैं आप उनके साथ ही लिखते जाइए। सो जैसे जैसे आप चीज़ों को रिवाइज़ करते जाओगे, जैसे जैसे आप चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, स्ट्रक्चर जो है वो क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में जो है वो आता रहेगा। फिर उसके बाद जो एक चीज़ रह जाती है वो रहती है ब्रेनस्टॉर्म करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कि किस तरह से जो है वो आपको इस चीज़ का जो है वो हल निकालना है। तो फिर जो है वो बात जो है वो आपकी रह जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, आपने अगर रिवाइज़ किया होगा तो चुटकी में जो है वो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड हैंस यू कैन राइट वेरी इफेक्टिव वेरी गुड आंसर्स इन दी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इसका जवाब ज़रूर लिखिए और जो है वो आप इस नंबर के ऊपर भेज दीजिए, और या फिर आप जो है वो O2IAS अकेडमी की ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे जो है वो सवाल को जमा करवा सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया हो। थैंक यू वेरी मच।